आज क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन चैप्टर के टॉपिक्स सारे खत्म कर लिए थे और हमने इसके सारे सॉल्व एग्जाम हमारी इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो है वो हमें डिस्कस कर शेयर कर रहा हूं कि कौन कौन से इन टेक्स्ट के ये लास्ट पार्ट में एनसीईआरटी के हमारे इंडेक्स के क्वेश्चंस जो है वो दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंडेक्स का वो क्या कहता है। आई विल गिव यू इनफ टाइम टू कॉपी, आप कॉपी तब कीजिएगा, अभी आप सिर्फ समझिए। कहता है अगर एक्शन इज इक्वल एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन तो एक्सप्लेन कीजिए एक हॉर्स एक कार्ट को कैसे पुल करता है। तो बेटा हम इसका आंसर यहां देखते हैं, है ना। अ हॉर्स who is attached with a cart, ठीक है। तो एक हॉर्स जो कार्ट के साथ अटैच्ड है tries to push the ground backwards as action, but ground does not move back and instead pushes the cart forward as reaction, as it is attached with wheels according to Newton's थर्ड लॉ। तो जब हॉर्स बेटा ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है एज एक्शन, तो बेटा ग्राउंड तो पीछे मूव नहीं होगा, बट इंस्टेड उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में ग्राउंड हॉर्स एंड कार्ट दोनों को आगे की तरफ बेटा क्या कर देता है, पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो चलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ग्रीन कलर में, उसका आंसर हम यहां लिख देंगे। कहता है एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस which ejects large amount of water at a high velocity, है ना। when a hose ejects large amount of water as action, it produces an equal and opposite reaction. Therefore, to control the hose, firemen should hold it tightly, है ना। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब भी बेटा न्यूटन के लॉस पे बेस्ड कोई रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो प्लीज काइंडली मेक श्योर कि आप बेटा कौन सा लॉ उसमें एप्लीकेबल है वो जरूर लिखें।
तो आप आंसर्स 1 एंड 2 कॉपी कर सकते हैं, और किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो तो वो हमसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है हमारा इन टेक्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या कहता है? कहते हैं फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। तो बेटा राइफल का मास कितना हो गया बेटा? 4 kg। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। तो बेटा एक बुलेट है, उसका मास कितना हो गया? 50 ग्राम। याद रखिएगा बेटा कि मास हमेशा केजीज में होने चाहिए। हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा 1/20 kg। उसको वैसे ही रहने दीजिए। is fired with an initial velocity of 35 meters per second। कहते हैं कैलकुलेट इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। मतलब राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी इनिशियल निकालनी है। इसका मतलब है दोनों चीजें अगर इनिशियल दे रखी है तो बेटा फाइनल 0 हो गया। तो इनिशियल राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमने बेटा क्या ले ली? उसकी 0 ले ली। और इनिशियल बेटा बुलेट की वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हम उसकी फाइनल बुलेट की वेलोसिटी कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली जब भी आप किसी बुलेट को फायर करते हो बेटा बंदूक से, तो बोथ बुलेट एंड द गन दे आर स्टेशनरी, उनकी वेलोसिटी 0 होती है, पर उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है इनिशियल इनिशियल। तो बेटा हमें यू निकालना पड़ेगा। अब हमारा बेटा फॉर्मूला क्या होता है? MR/UR प्लस MR/VR। सॉरी बेटा मैंने फॉर्मूला गलत बोल दिया। इनिशियल पहले आ जाएगा बेटा, प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ राइफल इनटू उसकी फाइनल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बेटा इनिशियल राइफल का मास बेटा कितना है? 4 kg। और उसी बुलेट की इनिशियल राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। और इनिशियल मास बुलेट का बेटा हमारे पास कितना है? 1/20। और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड। मास कितना आ गया बेटा राइफल का? 4। फाइनल वेलोसिटी 0 है। मास बुलेट का बेटा कितना है? 120 इंटू फाइनल वेलोसिटी भी बेटा 0 है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल प्लस बेटा ये 5 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 7/4 टाइम्स विच इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? 0। तो बेटा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा ये हमारे पास कितना आ जाएगा? -7/4। और बेटा अगर मैं UR निकालूंगा तो बेटा -7 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा? 16। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.44 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल इन कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन है, तभी तो बेटा वो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इन टेक्स्ट का। ये आ गया हमारे पास इन टेक्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। कहते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। बेटा पहले वाले का मास कितना है? 100 ग्राम।
तो बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेटा इसका मास कितना आ गया 1/10 kg एंड अनदर इज 200 ग्राम। तो बेटा M2 कितना आ जाएगा 200 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास M2 का मास कितना आ जाएगा बेटा 1/5 kg। ये कैंसिल हो गया दोनों से, ये कैंसिल हो गया यहां से। कहते हैं दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज, मतलब सेम लाइन में है और सेम डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटीज बेटा कितनी है उनकी, तो पहले वाले की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकंड एंड सेम डायरेक्शन। कहते हैं दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स अ वेलोसिटी ऑफ इतना। तो बेटा फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई इतना मीटर। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो वो कह रहे हैं कि सेम लाइन है एंड डायरेक्शन है, राइट, तो वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो जरा देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये हो गया 1/10, u1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 प्लस m2 कितना हो गया 1/5 और बेटा ये कितना हो गया 1 विच इज इक्वल टू m1 कितना हो गया 1/10 इंटू 1.67 और m2 कितना हो गया बेटा 1/5 इंटू v2। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 1/5 v2 आ गया। ये आ गया बेटा 2/5 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 1/5 v2। तो बेटा 2/5 कितना होता है 0.4 माइनस 0.167 विच इज इक्वल टू v2 अपॉन 5। तो बेटा v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 0.4 में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो ये आ जाएगा 233 और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 3s are 15 and 1 15 16 and 1 10 11 तो बेटा 1.165 मीटर्स पर सेकेंड। तो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी 1.165 मीटर्स होगी एंड इन सेम डायरेक्शन, एंड इन सेम डायरेक्शन। क्योंकि बेटा ये भी वैल्यू पॉजिटिव आई है, अगर बाय चांस ये वैल्यू नेगेटिव आती तो बेटा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता। पर एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि m1 ऐसे है, m2 ऐसे है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। फर्क ये है कि बेटा m2 की स्पीड स्लो है और m1 की स्पीड जो है बेटा वो ज्यादा है, इसलिए जब दोनों हिट करेंगे तो फिर हिट करने के बाद दोबारा वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर दोनों की वेलोसिटीज जो है वो बदल गई। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा आंसर। सो यहां पे हमने सारे इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के खत्म कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और इसके अंदर एडिशनल एक्सरसाइज भी हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमको, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा।
आउटसाइड फोर्स बेटा कितना है 0। कहते हैं क्या पॉसिबल है ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, तो बेटा आंसर इज यस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो भी वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है। यस, एन ऑब्जेक्ट which does not experience any external force unbalanced can move with non जीरो वेलोसिटी। अभी नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब है कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए। कहता है अगर आपका आंसर यस है तो वो कंडीशंस बताओ, है ना। तो क्या कंडीशंस है, बट ओनली इफ इट मीट्स ऑल बिलो कंडीशंस। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो नीचे की सारी कंडीशंस को बेटा मीट करता हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट should be in uniform speed and in one direction। एक तो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलरेडी इन यूनिफॉर्म स्पीड। वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा होना चाहिए, आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। वो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा होना चाहिए और वो जा भी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। दूसरा, उसकी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो राइट हो गया लेफ्ट हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, नो। ये भी नहीं कि उसकी वेलोसिटी कम हो गई ज्यादा हो गई, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी पार्ट, एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। एयर रेजिस्टेंस शुड बी 0, मतलब हवा नहीं चलनी चाहिए बिल्कुल भी। और डी पार्ट बेटा, ग्राउंड की वजह से शुड बी 0, मतलब ग्राउंड जो है वो बेटा कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। नहीं तो बेटा इनमें चारों में से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं हुई सेटिस्फाई तो बेटा वो कभी भी नॉन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ वो मूव नहीं कर पाएगा। और ये चारों कंडीशंस प्रैक्टिकली बेटा अटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है प्ले ग्राउंड के अंदर जब कोई क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो वो बॉल धीरे 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 बेटा क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। किसकी वजह से? ग्राउंड का फ्रिक्शन और एयर का फ्रिक्शन दोनों एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें साइंस के विद रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स तो बेटा यस, ये चारों कंडीशंस अगर कोई ऑब्जेक्ट, चलता हुआ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट जो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट जो पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो और एक ही डायरेक्शन में पहले से ही मूव कर रहा हो, सिर्फ वो ही ये कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इसमें अभी कोई डाउट हो तो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूंगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हेन अ कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन क्यों। सो व्हेन
a carpet is beaten, it comes in motion, but dust particles still remain at rest, hence fall down according to Newton's first law of inertia of रेस्ट। तो बेटा सेकंड का आंसर मैंने ब्लू से लिख दिया है। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था, तो इसलिए मैंने आंसर में न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट भी लिख दी है बेटा डायरेक्टली। आप इन दोनों के आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। आप में से काफी बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो कहीं घूमने जाते हैं अपनी कार पे या रेंट कार पे या बस में, तो वो ऊपर के लगेज को बेटा टाई कर देते हैं, क्योंकि बेटा अगर बाई चांस कल को सडन ब्रेक लग जाए तो बेटा लगेज जो है वो ऊपर से नीचे फॉल ना कर जाए। तो बेटा लगेज should be tied on roof of a bus or car because due to sudden start or stop of a bus or car, the luggage may fall down due to inertia of motion। अब वो डिपेंड करता है कि बेटा बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है या एकदम से स्टॉप हो जाती है, इसलिए बेटा हमें नहीं पता कि वो किस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, कि बस चलती हुई रुक जाए या बेटा बस एकदम से स्टार्ट हो जाए, झटका लगे उस केस में। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटा चलती हुई बस या कार एकदम से अगर रुक जाए तो चांसेस होते हैं बेटा लगेज जो है वो फॉल डाउन कर जाए। बट इन्हीं जो नॉर्मली स्टार्ट होता है किसी भी बस का या कार का, वो यूजुअली स्लो होता है। तो द आंसर इज मेंट फॉर सडन स्टॉप, सडन अप्लाइंग ब्रेक्स, राइट, उसके लिए ज्यादा अच्छा एप्लीकेबल होता है। बट फिर भी हमने उस लैंग्वेज को ऐसे ही लिख दिया। देन बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फोर्थ। कहता है a batsman hit a cricket ball which then rolls on a level ground after covering a short distance. The ball comes to rest. The ball slows to a stop. क्यों भाई? मतलब धीरे धीरे बॉल जो है वो स्लो होके रुक जाती है। तो वो क्यों रुक जाती है? क्योंकि बैट्समैन ने उसको जोर से हिट नहीं किया, क्योंकि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। जितना फोर्स लगेगा बॉल पे उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी होगी। ये सेंसिबल लग रहा है कुछ? कहता है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। क्या एक बॉल के ऊपर भी कोई फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रहा है? ये भी सेंसिबल लग रहा है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो बॉल वुड कम टू रेस्ट। देयर इज नो, नहीं बेटा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। और बेटा वो फोर्स कौन सा होता है बेटा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किससे? बाय ग्राउंड। ग्राउंड जो है बेटा वो एक फ्रिक्शनल फोर्स
बेटा उस बॉल के ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो एकदम से क्या कर जाएगी बेटा, धीरे धीरे करके, सॉरी, क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाती है, राइट। देन देखते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, कहते हैं अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बेटा ट्रक रेस्ट से शुरू हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 मीटर। तो बेटा s कितना हो गया, 400 मीटर, टाइम कितनी देर के अंदर बेटा, 20 सेकेंड्स। कहता है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फोर्स भी निकालना है अगर उसका मास इज 7 टन। तो बेटा मास उसका बेटा कितना है, 7 टन, जिसका मतलब हो गया बेटा 7 इंटू 1000, जो बेटा कितना हो गया 7000 kg। तो सबसे पहले तो बेटा मैं लगा दूंगा S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बेटा 400 वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना हो गया 20, ये हो गया बेटा 2, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है और 20 का हम बेटा क्या कर रहे हैं स्क्वायर, ये हो गया बेटा 400, ये पूरा बेटा क्या हो जाएगा 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, 20 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 400, ये कैंसिल हो गया बेटा कितना आ गया 200। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 200 which is equal to 2 meters per second square। यूनिट्स सही जरूर लिखिएगा। अब बेटा वो कहता है कि फोर्स भी निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा इस चैप्टर में, मास इनटू एक्सेलरेशन, 7000 इनटू 2, तो बेटा फोर्स कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन। तो जो जो चीजें निकालनी होती हैं हम डिसेंसी के तरीके से उसको बॉक्स में पैक कर देते हैं विद SI यूनिट, मेंशनिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, कहता है अ स्टोन ऑफ 1 kg। तो बेटा एक स्टोन है, उसका मास कितना है 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड। उसको थ्रो किया गया है 20 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। तो बेटा फाइनली वो किस में आ जाता है बेटा, रेस्ट में आ जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर, 50 मीटर। कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो बेटा हमको स्टोन और आइस के बीच में बेटा क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब बेटा फोर्स निकालने के लिए हमारे को मास और क्या चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास नहीं है, तो बेटा मैं इक्वेशन लगा रहा हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। फाइनल वेलोसिटी बेटा उसकी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है उसकी 20, 20 का बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिस्टेंस कितना है बेटा 50। तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -20 इंटू 20। बच्चे नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर कर देते हैं, नहीं बेटा स्क्वायर सिर्फ 20 के लिए है, नेगेटिव साइन के लिए नहीं है। तो बेटा ये कैंसल हो गया बेटा इससे, 5 1 जा ये कितना आ गया -4, ये कैंसल हो गया। एक्सेलरेशन बेटा कितना आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये नेगेटिव क्यों है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
तभी तो नेगेटिव आ गया। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन 1 kg इंटू -4, बेटा ये कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन। अगेन बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव क्या है बेटा, नेगेटिव का मतलब है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सर वो कैसे? अब देखो बेटा, अगर ये हमारा ग्राउंड है और ये है बेटा वो स्टोन जो इधर जा रहा है, अगर बेटा वो इधर जा रहा है तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो बेटा ये पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में दे रहा है, इसलिए ये फोर्स जो है बेटा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज वो बता रहा है कि इट इज हैपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। देन बेटा ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा हमने अभी ये नहीं किया है, 7 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे उसके लिए स्पेस चाहिए, तो आप बेटा 6th क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये हम हटा रहे हैं क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कहते हैं अ 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg। तो बेटा हमारे पास ये ट्रैक हो गया, ये हमारे पास बेटा कौन हो गया, इंजन, जिसका मास कितना है बेटा 8000 kg। इसके साथ बेटा 5 वैगन जुड़े हुए हैं, 2 3 4 5, और बेटा हर एक का मास कितना है बेटा 2000 kg। ठीक है, कहते हैं along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, मतलब बेटा इंजन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में बेटा कितनी है 40,000 न्यूटन, एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन। तो बेटा फ्रिक्शन जो है बेटा वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स जो फ्रिक्शन है बेटा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बेटा वो कितना है 5,000 न्यूटन। कहता है ए पार्ट, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो बेटा नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स जो मोशन के लिए लग रहा है माइनस फोर्स जो बेटा फ्रिक्शन लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो 40,000 न्यूटन -5,000 न्यूटन, तो बेटा ये कितना आ गया 35,000 न्यूटन, ये हमारा नेट फोर्स लग रहा है। कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बेटा क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है अपॉन मास, टोटल कितना है, नेट फोर्स है 35,000 न्यूटन। सर टोटल मास कितना है, 8,000 मास बेटा किसका हो गया, इंजन का, और 5 इंटू 2,000 मास बेटा किसका हो गया, हर एक बोगी का, वैगन का। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा 35,000 अपॉन 18,000, ये कैंसिल हो गया, 18 2 36 होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक हमारा आंसर ये हो गया, और एक हमारी एक्सेलरेशन जो है वो ये हो गई।
ऐसे ही बेटा हम 8th क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे कर लेते हैं 8th क्वेश्चन। कहते हैं एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg। तो बेटा मास कितना है व्हीकल का 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, मतलब आपको फोर्स निकालना है, between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of इतना। तो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो बेटा फोर्स क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना आ गया बेटा 1500, एक्सेलरेशन बेटा नेगेटिव 1.7 आ गई बेटा। आप पॉजिटिव मत लिख दीजिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 1.7, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये नेगेटिव 2550 न्यूटन आ जाएगा। इतना फोर्स लगेगा बेटा, नेगेटिव है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप। ठीक है, देन हम देखते हैं बेटा 9th क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला उन्होंने पूछा है बेटा, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज p, और क्या होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा ऑप्शन क्या होगी हमारी डी। तो आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास जो आ रहा है दैट इज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का। बेटा फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन का। We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. बेटा ये ग्राउंड हो गया, ये वुडन कैबिनेट हो गया, ग्राउंड के अक्रॉस लगाना है। आपने ये डायरेक्शन लगा दी फोर्स की, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 200 न्यूटन लगा दिया। What is the frictional force that will exert on the cabinet। बेटा अगर वो मूव नहीं कर रहा है ना बेटा, if the cabinet is not moving then the force of friction will also be same but in opposite direction। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बेटा कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, पर वो नेगेटिव 200 आ जाएगा। सर क्यों, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन जो है वो ग्राउंड ऑफर करेगा इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस क्या हो गए बेटा इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसकी वजह से बेटा वो मूव नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। तो बेटा m1 1.5 kg है, m2 भी 1.5 kg है, आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका अभी हम इस्तेमाल करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ईच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप कितनी लोगे बेटा -2.5 मीटर पर सेकेंड। सर क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने शब्द यूज किया है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा टू स्पेसिफाई कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और बेटा ये क्या कहा है उन्होंने, बिफोर द कोलिशन। आगे देखते हैं बेटा, कहते हैं दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिशन। मतलब आफ्टर कोलिशन दे स्टिक टुगेदर,
तो बेटा दे स्टिक टुगेदर, तो बेटा इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि वो इकट्ठा हो गए। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2। तो बेटा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5। तो बेटा v कॉमन आ गया, m1 प्लस बेटा कितना आ गया m2। ये बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पूरा जीरो आ गया। और बेटा ये कितना आ जाएगा v इंटू बेटा ये कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5। तो बेटा 0 इज इक्वल टू 3v, देयरफॉर इनकी फाइनल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, 0 मीटर पर सेकंड। जब दोनों सेम मास के हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब ये टकराएंगे तो बेटा दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टकरा के एक दूसरे को ये नलीफाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। कर लीजिए कॉपी। तो बेटा आज इस लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम बेटा इसके बाकी के क्वेश्चन आंसर्स 11 से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड इसमें एक एडिशनल फिनिश कर देंगे। तो वी विल मीट ऑन ट्यूसडे विद नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।